Hey everybody, how are you all? My name is Surbhi Shrivastava and welcome to our YouTube channel. गाइस, आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही मेरे सामने एक केस आया था जिसमें कि जो आरोपी पक्षकार है वो पीड़ित पक्षकार से सुलह करना चाहता है। मतलब ऐसे ही कुछ घटना हो गई थी जिसकी वजह से वो उस केस का सुलह करना चाहता है। तो सुलह के लिए जो आरोपी पक्षकार है वो पीड़ित पक्षकार उससे बहुत ज्यादा रकम की मांग कर रहा है, जो कि वो रकम देने में असमर्थ है। तो ये जो समझौता वर्ड होता है, क्या समझौता कहीं पे भी किया जा सकता है, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो, चाहे दो पक्षकार आपस में बैठकर समझौता कर रहे हैं, क्या ये समझौता उचित माना जाएगा? तो आज हम लोग समझौता शब्द को समझेंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे कि पुलिस के पास कोई केस लेकर जाओ तो पुलिस से सुलह करवाने में लग जाती है, समझौता करवाने में लग जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है और दोनों पक्षकार को समझा बुझा देती है। तो क्या ये जो पुलिस समझौता कराती है वो समझौता सही माना जाता है? तो अगर बिना एफआईआर के कोई समझौता हो रहा है तो वो समझौता वैध समझौता नहीं माना जाएगा। तो ये हम लोग समझौते टॉपिक को समझेंगे, किन किन केसेस में समझौता हो सकता है, क्या कोर्ट के समक्ष समझौता हो सकता है और कोर्ट की अनुपस्थिति मतलब कोर्ट की बिना सहमति के भी समझौता हो सकता है। तो आज हम लोग इस समझौते टॉपिक को समझेंगे कि कब का समझौता वैध माना जाता है, कब अवैध माना जाता है। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझौते टॉपिक को क्लियर समझते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, समझौता कब हो सकता है इस बात को समझते हैं। जैसे कोई अपराध हुआ है और उस अपराध के लिए आपने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद मामले में वैसे भी दो पक्षकार होते हैं, एक पक्षकार जो पीड़ित पक्षकार होता है और दूसरा पक्षकार जिसे आरोपी पक्षकार माना जाता है। पीड़ित पक्षकार वो होता है जिसे क्षति पहुंची है और आरोपी पक्षकार वो होता है जिसके ऊपर अपराध करने का आरोप लगा है। तो इनके बीच में जो सुलह होती है उसे ही समझौता कहते हैं। मतलब जो दो पक्षकारों के बीच में सुलह को ही हम समझौता कहते हैं। अगर अपराध के बीच में कोई समझौता हो सकता है तो उसे हम कहते हैं समनीय अपराध। मतलब ऐसा कोई अपराध जिसके बीच समझौता होने के चांसेस हैं तो वो समनीय अपराध होता है, जिसे हम कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। तो वो समनीय अपराध है। समनीय अपराध वो अपराध होता है जिसके बीच में समझौता हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह एक अपराध होता है जिसमें समझौता नहीं हो सकता है, उसे हम कहते हैं असमनीय अपराध, जिसे हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं, अर्थात जो समझौते के योग्य नहीं है। तो ये तो समनीय अपराध हो गया और असमनीय अपराध हो गया। अब हम आगे समझेंगे कि समझौता कैसे होता है, समझौता क्यों नहीं होता है, इन सारी प्रक्रियाओं और प्रोविजंस को समझेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि आप पुलिस के सामने जाते हैं और पुलिस को मतलब बताते हैं अपनी समस्या, तो पुलिस कहती है कि आप एक सादे कागज़ में अपनी समस्या लिखकर दे दीजिए। तो जो आप सादे कागज़ में अपनी समस्या लिखकर देते हैं वो एफआईआर की श्रेणी में नहीं आता है, जब तक कि आपकी एफआईआर जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उसको एफआईआर रजिस्टर में नोट की जाएगी। तो जब कोई भी इन्फॉर्मेशन एफआईआर रजिस्टर में नोट की जाएगी तभी वो एफआईआर की श्रेणी में आएगा, जिसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर एफआईआर लिख लिया गया है तो क्या उसके बाद पुलिस समझौता करा सकती है? ये एक प्रश्न उठता है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर लिखती नहीं है, वो केवल आपसे लिखवा कर एक सादे कागज़ में रख लेती है और पुलिस दोनों पक्षों को समझा देती है कि और कहती है कि आप समझौता कर लीजिए। तो क्या पुलिस जो समझौता कराती है वो वाकई में समझौता माना जाता है या नहीं? ऐसे कई अपराधों में समझौता हो जाता है जो शायद अपराध समझौते के योग्य अपराध भी नहीं होता है। इसी तरह से जो समझौते होते हैं वो वाकई में समझौता नहीं माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे माना जाता है कि अगर एफआईआर ही नहीं हुई है तो किस बात का समझौता, जब केस ही नहीं बन रहा है तो किस बात का समझौता, यही पॉइंट है। तो इसीलिए बिना एफआईआर के कोई समझौता नहीं माना जाता है। तो यह सब बातें आउट ऑफ रिकॉर्ड हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपकी एफआईआर दर्ज ही नहीं है तो सब आउट ऑफ रिकॉर्ड की मतलब बातें हो जाती हैं। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो कौन से अपराधों में समझौता हो सकता है इसको समझते हैं। तो कौन कौन से अपराधों में समझौता हो सकता है, इसे सीआरपीसी के सेक्शन 320 में बताया गया है कि कौन कौन से अपराधों में समझौता हो सकता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 320 सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहले सेक्शन में बताया गया है कि न्यायालय की अनुमति से ही समझौता होगा और दूसरे भाग में ये बताया गया है कि जिसमें न्यायालय की मंजूरी के बिना भी समझौता हो सकता है। तो ये दो पार्ट हैं। मतलब न्यायालय के बाहर ही दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि
ऐसा कोई समझौता हो रहा है। लेकिन अगर पुलिस थाने में ही आपने कोई समझौता कर लिया है तो वह समझौता लीगल वाइज नहीं माना जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि कौन से अपराध में समझौता हो सकता है न्यायालय के बिना मर्जी के, और वह कौन से अपराध हैं जिसमें न्यायालय की बिना मर्जी के ही समझौता होगा। तो इन बातों को समझते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 320 के शेड्यूल 1 में उन अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया है जिसमें न्यायालय की अनुमति के बिना ही समझौता हो सकता है। जैसे एक अपराध है थेफ्ट, चोरी, जिसको आईपीसी के सेक्शन 379 में डिफाइन किया गया है। इसमें बताया जाता है कि कौन मतलब समझौता कर सकता है। तो मतलब जिसकी प्रॉपर्टी चोरी हुई है, जिसका सामान चोरी हुआ है, ये समझौता वही कर सकता है जिसका सामान चोरी हुआ है, जो पीड़ित पक्षकार है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगला अपराध है स्वेच्छा से उपहित कारित करना, तो जिसे आईपीसी का सेक्शन 323 में डिफाइन किया गया है, जिसमें वह पर्सन समझौता करेगा जिसे उपहित हुई है, मतलब जिसे चोट लगी है, वही पर्सन समझौता कर सकता है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है जारता, जिसे आईपीसी का सेक्शन 497 में डिफाइन किया गया है, जिसे एडल्टरेसी भी कहते हैं। इसमें वाइफ का जो हस्बैंड होता है केवल वही समझौता कर सकता है, वही समझौता करने का अधिकारी होता है। तो ये तो हो गया कि किसमें हम न्यायालय की अनुमति के बिना ही जो है समझौता कर सकते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से अपराध हैं जिसमें न्यायालय की अनुमति से ही हम समझौता कर सकते हैं, मतलब कोर्ट से हमें प्रेयर परमिशन ही लेनी पड़ेगी। तो पहले एग्जाम्पल है जिसमें अपराध है, मतलब जैसे पहला एग्जाम्पल है जिसे कॉजिंग मिसकैरेज कहते हैं, मतलब किसी महिला का गर्भपात कराना। इसे आईपीसी का सेक्शन 312 में डिफाइन किया गया है और यह एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें वही महिला समझौता कर सकती है जिसका गर्भपात हुआ है, और यह न्यायालय की अनुमति से ही समझौता होगा, तभी ये समझौता माना जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पति या पत्नी के जीवित रहते ही मतलब दूसरा विवाह कर लेना। इसे आईपीसी का सेक्शन 494 में डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि पति और पत्नी में से कोई भी समझौता कर सकता है जो पहली पत्नी या पहला पति रहा हो। तो ये इसमें 3 लोग एक साथ रह सकते हैं, ऐसा कोई कानून है, ऐसा प्रावधान दिया गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि महिला की निजता को भंग करने का अपराध, जिसे आईपीसी का सेक्शन 509 में डिफाइन किया गया है। इसमें समझौता वही महिला कर सकती है जिसकी निजता को भंग किया गया है। तो हमने इन्हें एग्जाम्पल्स के बारे में समझा जिसमें कोर्ट की अनुमति से ही समझौता हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कोर्ट की सहमति से समझौता होगा और जिसमें कोर्ट की सहमति के बिना ही समझौता हो सकता है। अब हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे अनसाउंड माइंड और माइनर जो लोग होते हैं वो क्या समझौता कर सकते हैं। तो अनसाउंड माइंड और जो माइनर होते हैं वो समझौता कर सकते हैं, ये माना गया है। इसे सीआरपीसी का सेक्शन 320 सबसेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई ऐसा बच्चा जो अभी मेजर नहीं है और अनसाउंड माइंड है तो उसका गार्जियन या उसका रिप्रेजेंटेटिव उसकी तरफ से समझौता कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यह समझते हैं कि अगर कोई 2 पक्षकार आपस में समझौता कर लिए, मतलब कोई पक्षकारों के बीच में समझौता हो चुका है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। 2 पक्षकारों के बीच में समझौता होने के बाद क्या प्रभाव रहेंगे उसे सीआरपीसी का सेक्शन 320 सबसेक्शन 8 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर 2 पक्षकारों के बीच में समझौता हो चुका है तो जो आरोपी था उसे दोष मुक्त मान लिया जाएगा, मतलब वो दोष रहित हो गया है और मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यह था कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या था, ये हमने समझ लिया है। सीआरपीसी का सेक्शन 320 में जिन ऑफेंस की सूची दी गई है वो सब समनीय अपराध है, मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, बाकी के जो बचे हैं सब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। सो गाइज आज हमने समझौते टॉपिक को समझा था कि समझौता क्या होता है, किसके अंतर्गत समझौता हो सकता है। इसी तरह हमने कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को समझा कि किन ऑफेंस में समझौता हो सकता है और कौन से ऑफेंस में कोर्ट के समक्ष समझौता हो सकता है, किस में कोर्ट के बिना सहमति के भी समझौता हो सकता है। सो गाइज आई थिंक सो आपको इस समझौता टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।